नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में कल जो भारी बिकवाली हमने देखी, उसके बाद आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा, विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत कैसे हैं, फंड एक्शन, साथ ही आज के लिए पहली रणनीति, ये सब कुछ अगले 20 से 22 मिनटों में आपके बीच में रखने जा रही हूं। सबसे पहले एशियाई बाजार की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत यहां पर अच्छी होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे 17,374 के लेवल्स पर। एसडीएक्स निफ्टी में हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार अगर आप देखें, डाउ फ्यूचर्स में हम एक सपाट ट्रेंड देख रहे हैं, और साथ ही जापान के बाजार में आज छुट्टी है। अमेरिकी बाजार में अगर बीती रात की बात करें, ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। तेजी जरूर दिखी अमेरिकी बाजार में, लेकिन उसके बाद डाउ, एसएनपी और नैस्डैक में बिकवाली का दबाव रहा। इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या रही, क्या खबर है जो कि विदेशी बाजार से हमारे लिए जरूरी है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे कहे जाएंगे? अच्छे नहीं है मानसी, और ये आप डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जिस तरह से कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हम डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे थे, करीब 100 से 150 अंकों की बढ़त हम देख रहे थे। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो गिरावट के साथ बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक और डाउ जोन्स देखिए, वैसे आपको 17 अंकों की बढ़त दिखेगी, पर दिन की ऊंचाई से 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपने आती हुई देखी। और एंड ऑफ ट्रेड लास्ट हाफ आवर देखिए तो एक काफी शार्प फॉल हमने डाउ पर आते हुए देखा, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है। आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली थी, इसलिए नैस्डैक करीब 1.2% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा S&P 500 फर्स्ट हाफ काफी पॉजिटिव रहा, नया रिकॉर्ड फिर से बनाया, और उसके बाद यहां पर भी बिकवाली आई। और एक वजह यहां पर थी जिस तरह से बॉन्ड यील्ड का मूवमेंट हुआ, स्पेशली आईटी स्टॉक्स पर जो असर आया, काफी तेजी से बॉन्ड यील्ड 1.56% से बढ़कर 1.6263% के करीब पहुंचती हुई दिखी। तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर आया। अब क्यों आया बॉन्ड यील्ड में इतना बड़ा उछाल? एक्चुअली जेरोम पावेल साहब का यूएस फेड चेयरमैन का जो कार्यकाल है उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बाजार का अनुमान था 2 की कैंडिडेट से, एक तो पावेल साहब का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था, एक दूसरे थे लायल ब्रेनार्ड करके, जिन्हें नया फेड चेयरमैन बनाया जा सकता था। और थोड़ा रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि जो लायल ब्रेनार्ड साहब हैं वो पावेल साहब से भी ज्यादा डविश माने जाते हैं, यानी कि बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर लायल ब्रेनार्ड बनते हैं नए फेड चेयरमैन तो फिर जो स्टिमुलस घटाने की प्रक्रिया है या फिर बाद में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया होगी उसमें देरी ला सकते हैं। पर क्योंकि पावेल साहब बने रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी तक जो उन्होंने इन्फ्लेशन पर गाइडेंस दी है, स्टिमुलस घटाने पर गाइडेंस दी है, वो जारी रहेगी। तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आया, इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ी और इसकी वजह से बाजार गिरते हुए आपको दिखे। एनर्जी शेयर्स में थोड़ा रिबाउंड था, वहां से सहारा मिला। हाउसिंग डेटा काफी अच्छा रहा, तो वहां से भी थोड़ा सहारा बाजार को मिलते हुए आपने देखा है। इसके अलावा नजर रखिए यूरोप के एक्शन में, क्योंकि मिला जुला कारोबार रहा। अब जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जर्मनी में भी प्रतिबंध बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो यहां से भी चिंता आ रही है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी अब रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है। इसके अलावा कच्चे तेल में आपने कल हल्का रिबाउंड देखा, पर आज की चाल इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बात चल रही है कि दुनिया की काफी बड़ी देश जैसे कि यूएस, यूरोप के कुछ देश इंक्लूडिंग और इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से कुछ ऑयल रिलीज कर सकता है तेल के दाम घटाने के लिए। तो वहां पर आज कुछ एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। फाइनली गोल्ड पर भी रखिए नजर, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं इसकी वजह से हमने गोल्ड पर भारी दबाव देखा है। 2% से ज्यादा कल गोल्ड टूटा है और वापस $1800 के करीब आते हुए आपको दिखा है। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में खरीदारी है और यूरो पर दबाव बनते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर विदेशी बाजार से कमजोरी हम देख रहे हैं। इसी कमजोरी में भारतीय बाजार में कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, एक बार जान लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बिकवाली के आंकड़े यहाँ पर एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं। 3,439 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 7,253 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है और डीआईएस ने कैश मार्केट में 2,051 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली वायदा बाजार में एक बड़ी खरीदारी एफआईएस की तरफ से जरूर दिखी है, लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस के करीब 3,500 करोड़ के बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। चलिए, ये तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं आज की शुरुआत में क्या किया जाए, क्योंकि विदेशी बाजार से हम बिकवाली देख रहे हैं और कल भारतीय बाजार ने भी काफी गिरावट देखी है।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। भारतीय बाजार में कल मंदी वाला मंडे दिखा, आज विदेशी बाजार से कमजोरी भरे संकेत हैं। हाँ, एक एफआईएस की वायदा बाजार में खरीदारी दिख रही है। सर, आज के लिए कैसे संकेत आप देख रहे हैं? शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत अगर आप देखें तो कमजोरी की तरफ ज्यादा है। पहला, एफआईएस की कैश मार्केट में फिर से 3,500 करोड़ के आसपास की दमदार बिकवाली। लगातार दूसरा सेशन है जब कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली होती हुई दिख रही, तो वो बाजार पर दबाव बनाकर रखेगी और एसजेएक्स निफ्टी आपको जो नीचे नजर आ रहा है वो उसी वजह से है। दूसरा, आपके लिए अमेरिका के बाजारों से अगर आप संकेत लें, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई खास अमेरिकी बाजार खराब बंद नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद नैस्डैक और एसएनपी में गिरावट हुई है और ऊपरी स्तरों से डाउ आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में तेजी से गिर के निचले स्तरों पर बंद हुआ है। अदरवाइज तो दिन भर काफी मजबूत ट्रेड था और उसको देखकर लग रहा था कि ग्लोबल संकेत काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन इसके विपरीत बंद होते होते अमेरिकी बाजारों ने अपने सारे गेंस गंवा दिए और कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो थोड़ा सा संकेत आप हल्के सेंटीमेंट के लिहाज से कह सकते हैं कि एकदम दिन के लोअर लेवल पर बंद होना ठीक नहीं है। तो ये दूसरा संकेत है आपके लिए जो नेगेटिव साइड पर है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि बाजार बेहद ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.67 के आसपास आ चुका है, जो कि आपको लोअर लेवल से एक रिकवरी देगा। अब वो रिकवरी खुलते ही होगी या लोअर लेवल पर आने के बाद, खुलने के बाद बाजार गिरेंगे और उसके बाद होगी, ये देखने वाली बात है। और फिलहाल जिस तरह के संकेत है उसको देखकर लगता है कि एक बार शुरुआत आपकी कमजोरी के साथ होगी और उसके बाद दिन के दौरान बाजार आपको लोअर लेवल से हल्के फुल्के बाउंस दिखा सकते हैं, लेकिन उस उछाल में आपको बिकवाली करनी है, थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश करनी है, ये ध्यान में रहे। 17,200, 17,275 अब ये अगला सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,500, 17,575 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 37,000 के ऊपर मुश्किल से हम बंद हो पाए हैं। 36,500, 36,650 ये अगला अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए और ऊपरी स्तरों पर 37,750, 37,975 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है अगर रिकवरी आती है और बाजार उछाल दिखाते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड बाजार में कमजोरी का है। एफआईएस की बिकवाली का दबाव जब तक कम नहीं होता तब तक बाजारों के लिए टिकना और एक अच्छी मजबूत रिकवरी दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए एक ही है और वो है एफआईएस की बिकवाली का, और वो बाजारों पर थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिख रही, तो वहीं पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो कमजोरी का माहौल है और कमजोरी हावी होती हुई दिख सकती है और इसी के चलते जितने भी एडवाइस, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं उस पर खास नजर रखें और अपना नजरिया भी कॉशियस बाजार पर जरूर बनाकर रखें। स्ट्रैटेजी के लिहाज से 17,200 से 17,275 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, वहीं 17,500 से 17,575 होंगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 36,500 से 36,650 इस दायरे को आप एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं, वहीं 37,750 से 37,975 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चले। चलिए, ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर अब आपको बताते हैं। स्पाइसजेट से जुड़ी बड़ी खबर बताने के लिए हमारे साथ अमरीश पांडे हमारे सहयोगी अब जुड़ गए हैं। अमरीश, बताएं स्पाइसजेट से जुड़ी कौन सी बड़ी खबर है और कहां पर फोकस करना है हमें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्पाइसजेट अपना जो कार्गो कारोबार है उसको लेकर एक बड़े प्लानिंग कर रहा है। इस प्लानिंग के तहत वो कुछ हिस्सा बेचना चाहता है। वैल्यूएशन के स्तर पर बातचीत जारी है और कंपनी को उम्मीद है कि 10 से 15,000 करोड़ की इसकी वैल्यू हो सकती है। इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और ये कंपनी चाहती है कि लगभग इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये वैल्यूएशन और ये जो हिस्सा बिक्री का प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। इसके अलावा कंपनी ये भी चाहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के क्वार्टर में कंपनी इस कार्गो कारोबार को लिस्ट भी कराना चाहती है भारतीय मार्केट्स में। इसके अलावा कंपनी को जो कि डीजीसीए से परमिशन मिल चुकी है ड्रोन के ट्रायल की, तो कंपनी चाहती है कि ड्रोन को भी कार्गो डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग है। कंपनी इसके जरिए ही ड्रोन से पार्सल डिलीवरी तक की तरह की जो चीजें हैं वो शुरू करेगी। इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग है जिसको कि कंपनी ने बताया कि अभी अगले कुछ दिनों में इसको ये इस योजना को जारी कर देंगे, बता देंगे लोगों को। लेकिन ये जो डिवीजन है, ये जो कार्गो डिवीजन का आईपीओ लाने की बात है,
वो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत है। वो उनको लग रहा है कि ये जो वैल्यू है 10 से 15,000 करोड़ की, ये हमको मिलेगी और बातचीत फाइनल स्टेज में है। अगले कुछ दिनों में इसका अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमरीश, बड़ी खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं सुबह सुबह। शुक्रिया ये खबर के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें, जी बिजनेस की इस एक्सक्लूसिव खबर पर स्पाइस जेट के अजय सिंह से खास बातचीत भी हम करने जा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत आज सुबह 11 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट, ये जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो आज एक लिस्टिंग है जो अब तक के सबसे भरा हुआ आईपीओ लेटेंट व्यू, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। देखते हैं कि सुस्त बाजार में किस तरह की लिस्टिंग होती है। 197 रुपीज़ का इशू प्राइस है। 326.49 टाइम्स जो है ये आईपीओ भरा था। इसके अलावा गो फैशन आखिरी दिन 135.46 टाइम्स जो है ये आईपीओ भर चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है करीब 49.7 टाइम्स भरा है। इसके अलावा एक्स डिविडेंड पे काफ़ी सारे शेयर्स HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ऑयल इंडिया, कैंप्स और कोचिन शिपयार्ड में डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। वेदांता ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है क्योंकि प्रमोटर्स इसमें 4.57% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेंगे, यानी कि करीब 17 करोड़ शेयर जो है उसको खरीदने वाले हैं। 350 के भाव पे ये खरीदारी होने वाली है। इसके बाद प्रमोटर्स का हिस्सा जो है 65.18% से बढ़ के 69.75% हो जाएगा। IEX यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। 24 नवंबर से ट्रेडिंग शुरू होगी। 16 महीने के बाद दोबारा ये ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्राई का डेटा आया सितंबर का। रिलायंस जियो ने 1.9 करोड़ ग्राहक जो है उनको गंवाया है। वहीं सितंबर में एयरटेल ने 2.74 लाख नए ग्राहक जो है उनको जोड़ा है। सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने करीब 10.08 लाख ग्राहक जो है उनको गंवाया है और BSNL ने करीब 8.72 लाख ग्राहक जो है उनको गंवाया है। इसके अलावा सेंट्रम कैपिटल पे नजर रखेगा क्योंकि PMC बैंक का यूनिट फाइनेंस बैंक में मर्जर ड्राफ्ट जो है उस प्लान की घोषणा हो चुकी है। यूनिट स्मॉल बैंक जो है PMC बैंक की संपत्ति और लाइबिलिटीज का अधिग्रहण करेगी। टेकओवर में बैंकों की डिपॉजिट्स भी शामिल होंगे और ड्राफ्ट स्कीम पर RBI को 10 दिसंबर तक सुझाव और टिप्पणी मांगी है। तो इसके लिए सेंट्रम कैपिटल जो है वहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। इसके अलावा जेनटेक कंपनी को मिडिल ईस्ट का एक ग्राहक है, उससे 35 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और ये लाइव सिमुलेशन में इस कंपनी के लिए पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसके चलते अकाउंट आपके रडार पे रहना चाहिए। और एक ब्लॉक डील हुई है फिनो पेमेंट्स में। सोसाइटी जनरल ने यहाँ करीब 4.62 लाख शेयर्स बेचे हैं। 401 रुपए के भाव पे ये सौदा हुआ है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है आज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की, जिस पर हमें नजर रखनी है। गिरते बाजार में इसकी लिस्टिंग कैसे होने जा रही है देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं। 4 ट्रेडिंग कॉल्स है मेरे पास, चारों की 4 खरीदारी की है और 3 खरीदारी की है, 1 बिकवाली की है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। इंडस टावर पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार टूट रहा था तब भी करीब 2.5% की बढ़त इंडस टावर में हमने देखी थी। आज 310 के टारगेट्स को मानकर चले 281 281 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां लगाना होगा। इसके अलावा आनंद राठी की तरफ से खरीदारी की राय SBI पर आती हुई दिखी है। 500 के टारगेट्स को ध्यान में यहाँ पर रखना चाहिए। 475 475 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स है, 1 बिकवाली की और 1 खरीदारी की। बंधन बैंक में बिकवाली की राय दे रहे हैं ये, अगर बिकवाली करके चल रहे हैं 284 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले 303 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही भारती एयरटेल कर गिरते बाजार में हमने करीब 4% की तेजी भारतीय एयरटेल के स्टॉक में भी देखी। आज भी तेजी जारी रहेगी। 791 के टारगेट्स को मानकर चले 730 730 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 4 ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया आप बनाकर यहां पर चल सकते हैं। 1 में बिकवाली की रणनीति, वहीं 3 ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की आपके लिए। आगे बढ़ते और जान लेते हैं बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज लगाएं पैसे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार पर आज के लिए आपका नजरिया क्या होगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए मैं मानता हूँ कि आज जो ओपनिंग है वो थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव होने की संभावना दिखाई दे रही है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है निफ्टी के लिए 17,600। जब हम इसके नीचे रहेंगे तो बेयर्स डोमिनेट करते हुए हमें दिखाई देंगे, तो हमें 17,600 के नीचे सेल ऑन राइज ये स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है। 17,600 के ऊपर ही वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 37,500
ये इम्पोर्टेंट टेबल है जिसके नीचे बेरिशनेस बना रहेगा। इसके ऊपर जाने के बाद ही मैं मानता हूं कि बुलिश एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ऑन द लोअर साइड 36,600 का नेक्स्ट सपोर्ट मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके क्या होंगे? मैंने एक लॉन्ग साइड का स्टॉक चुना है और एक शॉर्ट साइड का कॉल चुना है मानसी जी। पहले मैं शॉर्ट साइड का बारे में बात करना चाहूंगा। टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। फ्यूचर के रेट्स बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस 821 का लगाएंगे और लक्ष्य रहेगा 790 का। और एक बाएं साइड का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा JSW स्टील, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। इसमें स्टॉप लॉस 651 का रहेगा और पहला एक ही टारगेट रहेगा जो कि 680 का होगा। बिल्कुल आशीष जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। कल बेहद बड़ी बिकवाली हमने देखी है गिरते बाजार में, तमाम सेक्टर्स तमाम पॉकेट्स में जहां बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिस पर फोकस करना चाहिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई करंट लेवल्स पर दिख रही है? देखिए, मेटल स्टॉक्स में एक मेटल और कंज्यूमर स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, इसलिए मैंने आज JSW स्टील भी चुना था। वेदांता भी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। कल के गिरते हुए बाजार में भी उसने एक अच्छा खासा ट्रैक्शन उसमें भी देखने को मिला था। तो मेटल और कंजम्पशन ये दो स्टॉक की तरफ मेरा ध्यान रहेगा अगर बुलिश मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई देता है। और डाउन साइड में मैं मानता हूं कि फार्मा में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और फार्मा में बिकवाली हावी होती है मैं देख पा सकता हूँ। ओके, तो क्लियरली मेटल्स और फार्मा पर हमें फोकस करना है। आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खरीदारी की राय एक JSW स्टील पर उनकी तरफ से 680 के टारगेट्स को मानकर चले, 651 का एक स्टॉप लॉस। और आशीष जी का मानना है कि टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर्स में बिकवाली का नजरिया अपनाकर आप चल सकते हैं। 790 के टारगेट्स को मानकर चलिए, 821 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेते हैं। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर में जो हम कमजोरी देख रहे हैं करंट लेवल्स को देखते हुए, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी घरेलू बाजार में जो ट्रेंड दिखा, क्या अब यहाँ पर इन लेवल से बिकवाली करनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग मासी। देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे, जिसके चलते हमने सोने में काफी अच्छी तेजी देखी। बट पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि 1870 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो तोड़ नहीं पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 49,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। साथ में कल जो हमने स्टेटमेंट्स आते हुए देखे और चेंज ऑफ गार्ड जो होते हुए देखा, उसकी वजह से मार्केट में हमने देखा बॉन्ड रेट और डॉलर इंडेक्स में तेजी आई और रिजल्टन हमने सोने में एक जो करेक्शन ड्यू था वो हिट होते हुए देखा। उम्मीद थी कि 1820-25 पे जाकर थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट, बट जिस ढंग से हमने कैस्केडिंग फॉल आते हुए देखा, हमें लगता है कि अगले 2 सेशन भी मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे आज 48,250 के बाउंस पे गोल्ड बेचना चाहिए। 48,450 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में 47,650 तक का ओवरऑल सपोर्ट मिलना चाहिए, बट एग्रेसिव सेलिंग करके नहीं चलनी चाहिए सोने में। वहीं चांदी में भी अगर देखें तो 65,300 के बाउंस पे बेच के चलिए, 64,500 तक का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। कच्चे तेल में हल्की सी रिकवरी हमने देखी है। घरेलू बाजार में क्रूड पर आपका आउटलुक क्या होगा और साथ ही बेस मेटल्स की चाल को कैसे देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है क्रूड में क्लियरिटी ये है कि अभी जिस ढंग से सप्लाई बढ़ते जा रही है, ओपेक प्लस नेशंस ने भी अदर देन US ने पहले बताया कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से हम आउटपुट बढ़ाएंगे और इंडिया, जापान सभी तैयार हो गए, जिसकी वजह से ये फॉल कंटिन्यू चल सकता है। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से कल हमने लोअर लेवल से थोड़ा बहुत बाउंस आते हुए देखा। तो आई थिंक थोड़ा भी अगर बाउंस मिले, बिकवाली करके ही चलनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 5740-50 के करीब मिलने पे बेच के चलिए, 5600 तक के टारगेट हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो चाइना में जो कोल के कंसर्न थोड़े कूल डाउन हुए थे, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ जरूर आया था, बट विंटर कट अभी भी लागू है और डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होने की उम्मीद है, जिसके चलते हमें लगता है निकल पे ध्यान देना चाहिए। कल जिंक में हमने काफी अच्छी रैली देखी है। आज मुझे लगता है कि निकल के अंदर ब्रेकआउट दिखाया है, तो 1540 पे लेके चलिए, 1520 का स्टॉप लॉस रखिए, 1560 से 1570 तक के भी लेवल हम निकल में आते हुए देख पाएंगे। जी अजय जी, शुक्रिया ये तमाम रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआर यानी कि ब्रोकरेज का एक्शन आपके सामने में रखने जा रही हूँ। जो तमाम ब्रोकरेजेस हमारे सामने हैं वो आपको बता रहे हैं। शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट से, जो कि बर्गर किंग पर आई है। इन्होंने रेटिंग इनिशिएट की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और साथ ही टारगेट्स 215 के सजा रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट एसआरएफ लिमिटेड पर आती हुई दिखी है। अंडर परफॉर्म रेटिंग यहां पर बरकरार रखने की राय है, 1890 के टारगेट्स को मानकर चले। वहीं जोमेटो पर मैक्वायरी की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करने की राय। यहां पर टारगेट्स में कोई बदलाव नहीं, 183 के टारगेट्स दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस की दो रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट स्विस की एस्कॉर्ट पर और मैक्वायरी की भी एस्कॉर्ट पर, यानी कि दो रिपोर्ट्स एस्कॉर्ट्स पर आती हुई देखने को मिली है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की राय दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 1710 ये कर दिए हैं टारगेट्स 1560 से, और मैक्वायरी ने एस्कॉर्ट पर जो टारगेट्स दिए हैं वो 1740 के दिए हैं और डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल रेटिंग आउट परफॉर्म से यहाँ पर इन्होंने दी है। वोडाफोन आइडिया पर क्रेडिट स्विस की अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करने की राय है और इसके अलावा भारतीय एयरटेल पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई देखने को मिली है। टैरिफ हाइक के चलते रेवेन्यूज में करीब 5% की बढ़ोतरी का अनुमान सीएलएसए ने लगाया है। टॉप पिक है भारतीय एयरटेल, बाय रेटिंग इनिशिएट करने की राय टारगेट 863 की। वहीं जेफरीज की खरीदारी की राय बरकरार रखने की राय है। टारगेट्स इन्होंने 925 बढ़ा दिए हैं, 860 से 925 के, और साथ ही गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की रेटिंग बरकरार भारतीय एयरटेल पर रखने की राय दे रहे हैं। टारगेट्स बढ़ाए इन्होंने 870 कर दिए हैं, जो कि पिछले टारगेट 840 से वहां से बढ़ा के 870 कर दिए हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस मेटल्स में आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है और आत्मनिर्भर बनने में मेटल्स इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ 25 नवंबर को 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया में। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए BMH लिखकर 57575 पर SMS करें।